नमस्कार। आज हम पाइथन की कोडिंग दुनिया में उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर पैंडाज लाइब्रेरी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। पैंडास तो डेटा साइंस में बहुत ज़रूरी है। सही कहा। हमारे पास देखिए कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, पैंडाज के अपने दस्तावेज भी हैं, स्टैक ओवरफ्लो पर जो चर्चाएं होती हैं वो हैं, और गीक्स फॉर गीक्स प्रोग्रामर्स जैसे लेख भी हैं। काफ़ी सारा मटेरियल है। हाँ, तो मकसद क्या है? इन सब स्रोतों से निचोड़कर ये समझना कि ये पैंडा सीरीज आखिर क्या बला है, बनती कैसे है और डेटा फ्रेम से इसका क्या लेना देना है, खासकर डेटा एनालिसिस में। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीरीज बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है पैंडास का। तो चलिए खोदना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैंडा सीरीज होती क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर क्या इसे हम स्प्रेडशीट के एक अकेले कॉलम की तरह सोच सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये एक वन डायमेंशनल मतलब एक आयामी लेबल वाला एरे है। समझिए, इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं। एक तो डेटा जो नंबर, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, और दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब वो 0 1 2 वाला? हाँ, डिफ़ॉल्ट तो वही होता है 0 1 2, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। अपनी मर्जी के लेबल दे सकते हैं, जैसे ए, बी, सी या कोई नाम। ये नमपाई एरे जैसा ही है, पर इन लेबल्स के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल और शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा, तो नंपाई एरे का लेबल वाला वर्जन। समझ गई। तो फिर इसे बनाते कैसे हैं? क्या ये लिस्ट बनाने जितना ही सीधा है? काफ़ी हद तक हाँ। सबसे आम तरीका है एक पाइथन लिस्ट या फिर नमपाई एरे को pd.series फंक्शन में डाल देना, जैसे pd.series 10 20 30। बहुत आसान। और अगर मुझे अपने लेबल्स देने हो? तो वो भी संभव है। आप डेटा के साथ इंडेक्स भी बता सकते हैं, जैसे pd.series 10 20 30 इंडेक्स रो 1, रो 2, रो 3। अरे वाह! और मैंने कहीं पढ़ा था कि डिक्शनरी से भी बन जाती है? हाँ, वो भी बहुत काम का तरीका है। अगर आप डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, तो डिक्शनरी की जो कीज होती हैं, वो अपने आप इंडेक्स बन जाती हैं और वैल्यूज डेटा बन जाती हैं। काफ़ी सुविधाजनक। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप खुद से इंडेक्स दे रहे हैं, तो उसकी लंबाई डेटा की लंबाई से बिल्कुल मेल खानी चाहिए, एकदम बराबर, वरना पाइथन एरर दे देगा, वैल्यू एरर। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है। सीरीज बनाना समझ आ गया, लेकिन असली मजा तो इसमें से जानकारी निकालने और उससे बदलने में है ना? इसमें से डेटा कैसे चुनते हैं? मान लीजिए मुझे सिर्फ दूसरी वैल्यू चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसके लिए दो मुख्य तरीके हैं और ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, .loc और .iloc। .loc और .iloc। हाँ, इनके बारे में सुना है। देखिए, .iloc आपकी पोजीशन के हिसाब से काम करता है। इंटीजर पोजीशन, जैसे लिस्ट में होता है 0 1 2। तो दूसरी वैल्यू के लिए आप लिखेंगे .iloc 1। याद रखिए, गिनती 0 से शुरू होती है। अच्छा, 0 से, ठीक है। और .loc लॉक आपके दिए गए लेबल के हिसाब से काम करता है। अगर आपने इंडेक्स ए बी सी दिया है, तो दूसरी वैल्यू के लिए आप .lock b लिखेंगे। मैंने स्टैक ओवरफ्लो पर देखा है कि लोग अक्सर .lock और iloc के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जब रेंज चुननी हो, जैसे ए से सी तक का डेटा चाहिए। क्या इसका कोई आसान नियम है याद रखने का? हाँ, ये उलझन आम है। सरल तरीका ये है कि .lock लेबल पर आधारित है, और जब आप रेंज देते हैं, जैसे .lock a .c, तो इसमें आखिरी लेबल यानी c शामिल होता है। अच्छा, .lock में आखिरी वाला शामिल होता है, इंक्लूसिव। बिल्कुल। और .iloc पोजीशन पर आधारित है, और जब आप रेंज देते हैं, जैसे .iloc 0.2, तो इसमें आखिरी पोजीशन यानी 2 शामिल नहीं होती। ये पोजीशन 0 और 1 का डेटा देगा, बिल्कुल पाइथन लिस्ट की स्लाइसिंग की तरह। एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये .lock इंक्लूसिव और .iloc एक्सक्लूसिव वाला फर्क याद रखना होगा, बहुत काम का है। और सीरीज पर हिसाब किताब, मतलब जोड़ना घटाना, हाँ वो सब भी कर सकते हैं। आप दो सीरीज को जोड़ सकते हैं, या किसी एक सीरीज का औसत निकालना हो तो .mean, कुल योग के लिए .sum, या उसमें कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं ये जानने के लिए .unique इस्तेमाल कर सकते हैं। और .value counts भी होता है शायद। हाँ, .value counts ये बताता है कि हर वैल्यू कितनी बार आई है, बहुत उपयोगी है। यहाँ एक दिलचस्प बात होती है, जब आप दो सीरीज पर ऑपरेशन करते हैं, क्या? पैंडाज उन्हें इंडेक्स के आधार पर अलाइन करता है, मतलब मिलाता है।
अगर किसी इंडेक्स का जोड़ीदार दूसरी सीरीज में नहीं मिलता तो नतीजे में NaN आ जाता है। NaN मतलब नॉट अ नंबर, मिसिंग वैल्यू। एग्जैक्टली, मिसिंग वैल्यू। अरे हाँ, ये NaN वैल्यूज, इनसे निपटना भी तो एक बड़ा काम होता होगा डेटा क्लीनिंग में। बिल्कुल, और पैंडाज इसके लिए भी तरीके देता है। आप .isNull से पता लगा सकते हैं कि कहाँ NaN है। .fillna से उनकी जगह कोई और वैल्यू भर सकते हैं, या फिर .dropna से उन पंक्तियों या वैल्यूज को हटा ही सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा से एक कंफ्यूजन रही है, वो ये कि एक अकेले कॉलम वाले डेटा फ्रेम और एक सीरीज में आखिर फर्क क्या है? कई बार तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसे समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। देखिए, डेटा फ्रेम 2 आयामी, 2 डायमेंशनल होता है, एक टेबल जैसा, जिसे पूरी की पूरी स्प्रेडशीट। अच्छा। आप इसे कई सीरीज का एक कलेक्शन या डिक्शनरी मान सकते हैं, जिनका इंडेक्स एक ही होता है। हर सीरीज उस डेटा फ्रेम का एक कॉलम बन जाती है। पांडास के दस्तावेज भी यही कहते हैं कि इसे सीरीज ऑब्जेक्ट्स के लिए एक डिक्शनरी जैसे कंटेनर के रूप में सोचें। तो मतलब डेटा फ्रेम असल में सीरीज से ही बना है। तो जब हम डेटा फ्रेम से एक कॉलम चुनते हैं, मान लीजिए माय डेटा फ्रेम कॉलम ए लिखते हैं, तो हमें सीरीज मिलती है। बिल्कुल सही, आपको एक पांडा सीरीज मिलेगी, लेकिन यही एक छोटा सा पेच है। पेज? कैसा पेज? अगर आप कॉलम चुनते वक्त सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट DF कॉल इस्तेमाल करते हैं, तब तो आपको सीरीज मिलती है। पर अगर आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स DF कॉल इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक कॉलम वाला डेटा फ्रेम मिलता है, सीरीज नहीं। अरे, ये तो बड़ा बारीक फर्क है। DF कॉल से सीरीज और DF कॉल से डेटा फ्रेम। हाँ, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीरीज और डेटा फ्रेम पर उपलब्ध मेथड्स और एट्रीब्यूट्स थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे सीरीज का अपना कोई कॉलम नाम नहीं होता, बस एक ओवरऑल नेम एट्रीब्यूट हो सकता है, जबकि डेटा फ्रेम में तो कॉलम के नाम होते ही हैं। अच्छा, ये DF कॉल बनाम DF कॉल वाला अंतर वाकई महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान रखना होगा। तो चलिए, जो मुख्य बातें हमने सीखी उन्हें समेटते हैं। हमने देखा कि पेंडा सीरीज डेटा एनालिसिस की दुनिया में एक बुनियादी इकाई है, एक लेबल वाला, एक आयामी डेटा होल्डर, है ना? हाँ बिल्कुल, एक फंडामेंटल यूनिट, और इसे लिस्ट, नमपाई एरे या डिक्शनरी से आसानी से बनाया जा सकता है। .loc और .iloc का इस्तेमाल करके इसके अंदर के डेटा तक पहुंचना और उसे चुनना भी काफी लचीला है। साथ ही इस पर गणितीय गणनाएं करना, .sum, .mean जैसे आंकड़े निकालना और यहाँ तक कि NaN जैसी मिसिंग वैल्यूज को संभालना भी सीधा है। हाँ, बस वो इंडेक्स अलाइनमेंट का ध्यान रखना होता है जब 2 सीरीज पर काम करें, वरना अनजाने में NaN आ सकता है या गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सही। और सबसे ज़रूरी बात, डेटा फ्रेम इन्हीं सीरीज का एक समूह है और कॉलम चुनते वक्त सिंगल या डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल ये तय करता है कि नतीजा सीरीज होगा या डेटा फ्रेम। हाँ, ये छोटा सा दिखने वाला अंतर आगे के विश्लेषण पर बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल। हमने देखा कि सीरीज और डेटा फ्रेम कितने गहरे जुड़े हैं। अब यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या मल्टी इंडेक्स, मतलब एक से ज्यादा लेवल वाले इंडेक्स का इस्तेमाल करके सीरीज के जरिए ही थोड़े जटिल बहुआयामी डेटा को बिना डेटा फ्रेम के भी प्रभावी ढंग से दर्शाया जा सकता है? मतलब क्या सीरीज इतनी शक्तिशाली हो सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मल्टी इंडेक्स सीरीज को काफी पावरफुल बना देता है। सोचने लायक बात है, बिल्कुल। तो इस पर विचार कीजिएगा।